Hello, everyone, and welcome to another session of Current Affairs. I hope you all are doing well and having a good day so far. आज का डेली एनालिसिस एंड की इश्यूज को हम कवर करने वाले हैं इस सेशन के अंदर. सो प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स एंड पेन. इनिशियली हम कुछ टॉपिक्स को सिंपली अगर मैं कहूँ तो कुछ सबसे पहले न्यूज़ कवर करेंगे. एंड जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि हम यूपीएससी ओरिएंटेड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स लेवल के या प्रीलिम्स की तरह ही जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे. आई होप आपने उन्हें प्रैक्टिस किया होगा. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका जवाब क्या रहा. और आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाय द एंड ऑफ द सेशन हम करने वाले हैं कंप्लीटली ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न. सो बी रेडी एंड या नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको लगता है कि आप इन्हें पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. चलिए, सो टुडे इज 24th March 2026. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम पीआईबी इज कि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो अश्विनी वैष्णव, हु इज अश्विनी वैष्णव, आप मुझे बताइए कि श्री अश्विनी वैष्णव है कौन आखिर. द यूनियन मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को ये संभालते हैं, राइट. इन्होंने हाल ही में क्या किया है, 3 मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 3 इनिशिएटिव्स क्या रहेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं. पीआईबी से सीधा न्यूज़ है. ये 3 जो इनिशिएटिव्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का जो डिजिटल मीडिया है, जो एआई स्किल्स है या जो कंटेंट क्रिएशन वाली जो इकोनॉमी है, इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा एम्पावर करना, इन तीनों की इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना. और सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये सब ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है. देखते हैं कि कौन कौन से ये इनिशिएटिव्स हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने 3 की इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है इंडिया के डिजिटल मीडिया, एआई स्किल्स और कंटेंट इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए. अच्छा, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, क्रिएटिव इकोनॉमी का, राइट. क्रिएटिव फील्ड से पैसा और ग्रोथ कैसे हम यहाँ पर कवर कर पाए, जैसे कि आप देख सकते हैं मीडिया हो गया, फिल्म्स हो गया, यूट्यूब हो गया, राइट. जो डिजिटल यूसेज है, सोशल मीडिया का यूज हो गया. और ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, आपने ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी पढ़ा होगा. तो क्रिएटिव फील्ड से कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं, राइट. तो इसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं. ये वो इकोनॉमी है जहां पर आइडियाज से, टैलेंट से और क्रिएटिविटी से पैसा कमाया जाता है. गॉट इट. आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे होंगे. सो सिंपल एज दैट कि ये वो इकोनॉमी है जहां आइडियाज, क्रिएटिविटी और टैलेंट से पैसा बनता है, जहां अपने सोच, आर्ट और टैलेंट को यूज करके लोग इनकम जनरेट करते हैं. उसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इंडस्ट्री किस इकोनॉमी का हिस्सा है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, राइट. एग्रीकल्चर किस इकोनॉमी का हिस्सा है. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, इट विल हेल्प यू. आप दूसरे कॉन्सेप्ट को भी कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे क्रिएटिविटी ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा है. सो क्रिएटिविटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिविटी, राइट, कल्चर, ट्रेडिशन, एनर्जी, एक तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है फिल्म्स, एंटरटेनमेंट्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से. चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, द 3 इनिशिएटिव्स दैट वी हैव, राइट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है, नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लाया गया है जिसमें हमने पार्टनरशिप करी है गूगल और यूट्यूब के साथ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्किलिंग है उसके लिए 15,000 लोगों को इसमें फ्री ट्रेनिंग मिलेगी. और फोकस हमारा मीडिया में एआई को कैसे यूज करना है. आपने एनिमेशन, वीएफएक्स इनके बारे में देखा होगा. दूसरा मतलब एआई सिखाकर स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स को फ्यूचर रेडी बनाना, ये इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, माई वेव्स प्लेटफॉर्म, एक यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है. ये आप सिर्फ कंटेंट देखोगे नहीं, खुद भी बना के अपलोड कर सकते हो, राइट. तो कहीं ना कहीं ये व्यूअर से, एज अ व्यूअर से आप क्रिएटर की तरफ शिफ्ट हो सके, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया है. देन डीडी फ्री डिश अपग्रेड,
आप डीडी चैनल देखते थे, राइट? तो टीवीज में जो इनबिल्ट सैटेलाइट है उसका ट्यूनर होगा कि सेट टॉप बॉक्स, अभी आप घर में सेट टॉप बॉक्स लगाते होंगे तो उस सेट टॉप बॉक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया ये इनिशिएटिव है, राइट? सो सिंपल सी बात है कि एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड है वो दिया जाएगा, मतलब टीवी यूज़ करना और भी ईजी और मॉडर्न हो जाएगा। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ये रूरल एरियाज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, राइट? तो सिंपल सा हम यहाँ पर कंक्लूड करें तो ओवरऑल गोल सबका जो मेन एम है ये वो है कि हम टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करें। ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, राइट? डेमोक्रेटाइज मतलब सभी के लिए एक्सेस करना, टेक्नोलॉजी सभी के लिए एक्सेसिबल बने, क्रिएटर्स को एम्पावर करना, रूरल इंडिया तक बेटर एक्सेस देना और एआई रेडी वर्कफोर्स बनाना ताकि फ्यूचर जॉब्स के लिए हम लोग रेडी रहें, स्पेसिफिकली जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। सो दैट इज इट अबाउट फर्स्ट न्यूज। कमिंग टू द सेकंड न्यूज, द इवॉल्विंग डायग्नोस्टिक लैंडस्केप फॉर ट्यूबरक्लोसिस। क्या न्यूज है इसके बारे में अभी हम देखते हैं कि क्या इवॉल्व हुआ है टीबी के अंदर, राइट? तो क्या हुआ है, WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है, क्या रेकमेंड किया है कि टीबी डिटेक्ट करने के लिए न्यू पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर टेस्ट यूज किए जाएं, जिससे जल्दी रिजल्ट आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा और सभी के लिए टीबी को डायग्नोस करना एक्सेसिबल बनाया जाएगा। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, सभी के लिए उसे सभी तक पहुंचा के एक्सेसिबल बना के, वैसे ही टीबी टेस्टिंग भी लोगों के पास ही टेस्ट अवेलेबल हो, राइट? तो टीबी डायग्नोसिस में जो इवोल्यूशन हुआ है, बदलाव हुआ है, पहले क्या होता था, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, राइट? मतलब पेशेंट जो होता है, स्पटम क्या होता है, आपका थूक जो होता है, जो थूकते हो ना आप, सलाइवा होता है, उसके सैंपल को, स्पटम को माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता था, है ना? कि आपका जो सलाइवा है, थूक है, तो उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता था एंड प्रॉब्लम ये थी कि उसमें एक्यूरेसी कम थी और हर एक केस डिटेक्ट नहीं होता था। अब क्या यूज हो रहा है, अब यूज हो रहा है मॉलिक्यूलर टेस्ट। व्हाट इज मॉलिक्यूलर टेस्ट? तो सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स का यूज करके टेस्ट होगा। सिंपल सी समझ में कि ये टेस्ट बैक्टीरिया का डीएनए डिटेक्ट करते हैं, इसलिए ज्यादा रिलायबल होते हैं। समझ रहे हैं कि जो भी बैक्टीरिया है उसके डीएनए को ही डिटेक्ट कर लेना। अच्छा, डीएनए क्या होता है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते होंगे। डीएनए मतलब क्या, कि एक आपका आपका कोई भी सेल है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी सेल है, इसके अंदर ना कुछ कुछ चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहले तो ये मान लो ये इसका बॉर्डर है, तो इसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि बाउंड्री है। फिर सेल का जो ब्रेन है उसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, राइट? फिर इसके अंदर ना बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये अगर मैं कुछ बनाऊं यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे आप कहते हैं, राइट? एंड दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो ये फ्लूइड सब्सटेंस जो यहाँ पर स्पेस है उसे आप साइटोप्लाज्म भी कहते हो, राइट? तो आपको पता है सेल की जो इंफॉर्मेशन है, राइट, ट्रांसमिशन के लिए वो स्टोर की जाती है कहीं, और वो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में ही स्टोर की जाती है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, आपने देखा होगा, और उसी से आप आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो यही सब चीजें बन रही है, साइंस एंड टेक में आप कवर करेंगे। सो अगेन तो यहाँ क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया का डीएनए मतलब इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, ताकि हम उसको अच्छे से यहाँ पर क्योर कर पाए। बेनिफिट्स क्या है, सिंपल सी बात है, एक्यूरेसी होगी, टीबी जल्दी डिटेक्ट होगा, ड्रग रेजिस्टेंस भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, ठीक है? तो दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें नए इनोवेशंस में यही है, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे रहे हैं और रहेंगे ही किसी के साथ। बस ये चीज है कि नियर पॉइंट ऑफ केयर जो टेस्ट है, ये जो एनपीओसी आपने देखा, नियर एनपीओसी टेस्ट, दैट इज नियर पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, ये अब हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है, राइट? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी लेवल पर भी हो सकता है। तो टेस्ट जो है वो पेशेंट के पास आया, एक्सेसिबल हुआ है, और अब सिर्फ आपको आपके स्पुटम मतलब थूक की जरूरत नहीं है, टंग का जो स्वैब है, सलाइवा, राइट, ये यूजफुल है बच्चे,
डिफ़िकल्ट पेशेंट्स, इनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो यही इसके बारे में एडवांटेजेस रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी हमने किया है, राइट। कुछ यहाँ पर चैलेंजेस रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या सैंपल कलेक्शन को लेके, जैसे हमने कोविड-19 में भी देखा, बट अगेन इनोवेशन इज नीडेड, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है। चलिए बात करें टीबी की, तो जनरली हमारे फैक्चुअल साइंस, बेसिक साइंस में ये क्वेश्चन आते हैं कि टीबी क्या है। टीबी क्या वायरस से होता है, फंजाई से होता है, बैक्टीरिया से? तो प्लीज रिमेंबर बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स को अफेक्ट करता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए को डिटेक्ट करेंगे, एक्यूरेट है, और हम इससे ये भी पता कर पाएंगे कौन सी मेडिसिन काम करेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमने बनाया है इंडिया स्पेसिफिक, वो ट्रूइनेंट नाम है उसका टेस्ट का। ठीक है, हेल्थ केयर में भी एआई का यूज है और पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग हम लागू करने वाले हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूज़ है ना, ये कल मैंने कवर करी थी। इसमें मुझे आपको एक चीज़ यहाँ बतानी थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी पूछ लेता है। ये देखिए, आपको मैंने कल बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर फिनलैंड जो है वो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, फिर आइसलैंड सेकंड नंबर पे और डेनमार्क थर्ड नंबर पे। ठीक है, अफगानिस्तान जो सबसे अनहैप्पीएस्ट, मतलब सबसे दुखी देश है, और उसके अलावा जो सब सहारन कंट्रीज है, सियरा लियोने, मलावी, ये सब। ठीक है, ब्रिक्स के अंदर चाइना का रैंक 65 है, रशिया फिर 79, ईरान। आप बताइए इंडिया का क्या है, अगर आपको याद है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंग्लोस्फीयर, जैसे हम पढ़ते थे ना एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो मीन्स विच इज एसोसिएटेड विद इंग्लिश और रिलेटेड टू इंग्लिश। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जो मतलब अमेरिका का जहां वर्चस्व है, सुप्रीमेसी है, जहां इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, उनके अंदर देखिए तो कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो है वो टॉप 10 में नहीं आया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, राइट। और अगर 11th नंबर जहां इंग्लिश बोली जाती है तो वो न्यूजीलैंड का है, और वो 11th नंबर पे है। फिर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये सब, यूएसए, कनाडा। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर कि टॉप 10 में कोई एंग्लोस्फीयर नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस प्लीज रिमेंबर, ये क्राइटेरिया क्या है, इसमें GNP नहीं है, GDP है, प्लीज ध्यान रखें, राइट। गोल्डी रुक जो सोशल मीडिया का रूल है कि क्या सही है हमारे लिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा है जो आपको तैयार करना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है, राइट, 20 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। फंडामेंटल ह्यूमन गोल हमने रखा कि वेलबींग है ह्यूमन की। अच्छा, 20 मार्च क्यों चुना गया? क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो हमारी सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, राइट। तो दो ऐसे मूवमेंट आते हैं, एक आता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, दो बार इक्विनॉक्सेस हम यहाँ फेस करते हैं, राइट। एक सितंबर के अंदर और एक मार्च के अंदर। तो 20 मार्च, 20 से 22 मार्च के बीच या वर्नल इक्विनॉक्स, जहाँ पे इक्वेटर पे सीधी रेखा पड़ती है सन की, एंड डे नाइट आर इक्वल एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो ये यूनिवर्सल इक्वालिटी को बैलेंस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो ये इनिशिएटिव भूटान ने यहाँ पर लिया था एंड प्रायोरिटाइज किया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ओवर ट्रेडिशनल GDP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सब डेटाज है जो मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार आप गो थ्रू कर ले, है ना। नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इसको कवर करना चाहिए हमें क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। सिप्री रिपोर्ट है ये 2026 के अंदर। सिप्री का मतलब क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम में पीस है पर बात ये आतंकवादी, मतलब आतंकवाद की करता है, टेररिज्म की। ठीक है, सिप्री एज फॉर स्टॉकहोम, ये स्वीडन की कैपिटल है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए देखते हैं व्हाट इज दिस रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट। तो ये हाईलाइट कर रहा है शिफ्ट इन इंटरनेशनल वेपन ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन जो है ये लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन चुका है 5 सालों के बीच में। अगर हम देखें, यूरोप से इसने लिया है मिलिट्री एड, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था रशिया यूक्रेन का। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन इज द हाईएस्ट, बट हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज है कि एशिया और ओशियानिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर रखते हैं आर्म्स का। ठीक है, ये आपको पता हो। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 स्टेट्स इन एशिया एंड ओशियानिया, ओशियाना जो हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे जो आइलैंड नेशन है, इनका 10 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ग्लोबली में इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया रहा है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हम आज भी, हम बोलते तो हैं हम इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, बट प्लीज रिमेंबर इंडिया आज भी सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है।
वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पे यूक्रेन है, समझ में आया। इन द वर्ल्ड्स इंडिया रिमेन सेकंड। 8.2% शेयर जो है टोटल ग्लोबल इंपोर्ट का वो हम होल्ड करते हैं, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि इधर हमारे पड़ोसी जो हैं, राइट, हमारा जो बेटा पाकिस्तान एंड चाइना, सो अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट ये हमें हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया के टोटल इंपोर्ट भले ही है हम सेकंड नंबर पे है, बट वो डिक्लाइन हुए हैं। हम हमेशा रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं, राइट। रिलेटिव कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ ब्लंटली हम किसी भी चीज को कंपेयर करें। तो आत्मनिर्भर तो हम हो ही रहे हैं, बट अगेन वी नीड टू रिमेंबर प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, कि हम आम को किस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन हमारे सप्लायर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूक्रेन इज द लार्जेस्ट, वो कंट्री है जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यूएसए, जर्मनी, पोलैंड से इंपोर्ट करता है। इंडिया सेकंड नंबर पे है। रशिया, फ्रांस, इजराइल हमारे इंपोर्टर्स हैं। सऊदी अरेबिया थर्ड, यूएस, स्पेन, फ्रांस। ये तीन एटलीस्ट आपको पता हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इंडिया का रैंक क्या है? सो वी हैव सीन दैट। की हाईलाइट्स क्या है कि रशिया से जो शेयर है वो ड्रॉप हुआ है टू 40% एंड 70%। फ्रांस सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर हमारा बन चुका है, यू नो, ये बॉल्स्टर हुआ है 2025 की डील से भी। इसराइल का थर्ड स्पॉट है, क्योंकि ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम पे हमारा थोड़ा फोकस है। एंड यूएसए स्टिल ग्रो कर रहा है हमारे साथ उस बाद में, तो दैट इज इट, ठीक है। वाई वी आर स्टिल लीडिंग इम्पोर्टर, टू फ्रंट थ्रेट है, मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है, राइट। डोमेस्टिक इंडस्ट्री अभी स्केल अप हो रही है, एंड ऑफ कोर्स हमारा आत्मनिर्भर भारत से फर्क तो पड़ा ही है कि 4% डिप तो रहा है ड्यू टू ग्रोइंग डिपेंडेंसी डोमेस्टिक प्रोडक्शन अंडर मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया। एंड यहाँ पर हमने इंडिजिनियसली, मतलब हमारे भारत के अंदर ही हमने जैसे प्रोड्यूस किया है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, राइट, तेजस MK-1A प्रोग्राम। तो ये माइलस्टोन हमारे लिए अचीवमेंट्स है, तो दैट इज इट। ये एक प्रो या पॉजिटिव साइड है हमारे लिए। चलिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, योजनाओं, स्कीम यूपीएससी का फेवरेट है, सिविल सर्विसेज में फेवरेट है। नाम में ही मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ रिलेटेड। एक इवैल्यूएशन स्टडी आई है नीति आयोग की, और उसने ये रिवील किया है कि जो भी पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अवेल कर रहे हैं अंडर PMJAY हैज इनकर सिग्निफिकेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और ये स्टडी सबमिट करी है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये हाईलाइट कर रही है कि आज भी डिस्पाइट आप इतने आरोग्य योजना या जो भी स्कीम्स चला रहे हो, उसके बावजूद भी जो पेशेंट है उसकी फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन रह रहा है, राइट। तो ये एक चीज जो निकल के आई है कि बेनिफिशियरीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनका एवरेज जो यहाँ पर आप देख पाओगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो 53,000 के लगभग है। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिस्पैरिटी यहाँ देखी जाती है, फाइनेंशियल बर्डन अभी भी है, राइट। मेजर एक्सपेंसेस जो हैं दे आर सिंपली फोर्सिंग पेशेंट्स टू स्पेंड आउट ऑफ पॉकेट मेडिसिन, डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये स्टडी देखी गई है। चलिए, बट अब अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, तो प्लीज रिमेंबर कि आयुष्मान भारत के अंदर इनिशिएटिव लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दुनिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना चाहते हैं। जो भी कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, राइट, जो लोग जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी में चले जाते हैं, फाइनेंशियल बर्डन पॉकेट पे बढ़ जाता है, उसको यहाँ पर थोड़ा कम करने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई थी। और प्लीज़ रिमेंबर किस मिनिस्ट्री के अंदर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर आता है, अंडर दिस मिनिस्ट्री। एंड ये नेशनल लेवल पे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि हेल्थ जो है वो किस सब्जेक्ट का हिस्सा है। 7th शेड्यूल में 3 सब्जेक्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी आते हैं। आप मुझे बताएंगे हेल्थ किसके अंदर आता है इन द कमेंट बॉक्स। कमिंग टू इट्स प्रोविजन, इंश्योरेंस कवर ये 5 लाख का देता है हर एक फैमिली को हर साल में, राइट। सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, 3 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन का, 15 दिन पोस्ट, मतलब जिस दिन आपका कोई भी इवेंट या एक्सीडेंट कुछ भी हुआ है हेल्थ से रिलेटेड इशू, उसमें
प्री हॉस्पिटलाइजेशन, आपको भर्ती करने से पहले के 3 दिन जिसमें आपका चेकअप होता है, कंसल्ट करते हैं आप, वो कवर करता है। और भर्ती होने के बाद 15 दिन का सिंपली अगर मैं कहूँ तो पीरियड कवर करते हैं, ठीक है। देन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, दे आर कवर्ड फ्रॉम डे 1 ऑफ द पॉलिसी, ये आप ध्यान रखें। फंडिंग पैटर्न सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्लीज रिमेंबर। फंडिंग जो है वो सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं 60-40 और 19-10 नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। यूटीज के लिए 100% फंडिंग है। जनरली पूछा जाता है फंडिंग के बारे में, आजकल यूपीएससी पूछ रहा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले तो उन्होंने 40%, जो बॉटम 40% है उनको कवर किया था, जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था उसके हिसाब से बेनिफिशरीज को यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था। कोई कैप नहीं है साइज पे, एज पे, जेंडर पे, राइट। हम सभी को जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है उन्हें कवर करना चाहते हैं। फिर हमने ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको ध्यान रखना है अंडर दिस स्कीम, और ये डेवलपमेंट क्या है कि ऑल द सिटीजन्स एजेड 70 ईयर्स एंड अबव इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि सभी को क्या फायदा होता है, सारे एल्डरली, तो ये ध्यान रखिएगा पीएमजेएवाई के अंदर जितने भी 70 ईयर्स से अबव जो लोग हैं उनके इनकम के बावजूद, जो भी इनकम है उनका जो SC/SC स्टेटस है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। सो ये सारी बातें हैं, पब्लिक प्राइवेट में क्या चीज़ें हैं, अचीवमेंट्स क्या रहा है। अगेन आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट दी स्कीम। कमिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, अगेन इंडेक्स इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? देखो टेररिज्म, वहां पर भी हमने आर्म्स की बात, सिप्री रिपोर्ट आती है। ग्लोबल टेररिज्म की बात भी कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। ये पब्लिश कौन कर रहा है? IEP, जो कि सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, राइट, जिसमें वो एनालाइज करते हैं 163 कंट्रीज के अंदर टेररिज्म का क्या स्केल है। अब देखो स्केलिंग कैसे होती है, 0 से लेकर 10 तक। 0 मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस देश को टेररिज्म, आतंकवाद से कोई भी असर नहीं है, बिल्कुल असर नहीं है, 0 इम्पैक्ट। 10 मतलब हाईएस्ट इम्पैक्ट। समझ पा रहे हैं? तो जो स्कोर आता है वो इसी बेसिस पे आता है। देखते हैं इंडिया का कहाँ है, राइट। सबसे पहले डेथ जो है टेररिज्म से वो थोड़ी सी घटी है। 6 ऑफ 10 कंट्रीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब सहारन वाली हैं। पहली बार पाकिस्तान ने इंडेक्स को लीड किया है एज द कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया 13th पर है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं ये आपके नाम देख सकते हैं आप, दैट इज इट। सो या चलिए अब क्विज कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, PIB की क्या न्यूज़ थी कि ऑरेंज इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए अश्विनी वैष्णव ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट, जिनको हमने कवर किया था। दूसरा हमने कवर किया ट्यूबरक्लोसिस को लेके कि कैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको, उसके टेस्ट को इवॉल्व किया गया है। पहले जो टेस्ट होता था वो स्पुटम का यूज़ किया जाता था, अब हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के DNA की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करेंगे एंड सिंपली विल हम ज़्यादा एक्सेसिबल इसे बना रहे हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, हमने हैप्पीनेस रिपोर्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस को कवर किया था जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हमने भूटान को देखा कि भूटान कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स को कितना प्रायोरिटाइज करता है। और सिंपली अगर मैं कहूँ तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, और ये दिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि वर्नल इक्विनॉक्स का दिन भी यही है, राइट। उसके बाद हमने देखा सिप्री रिपोर्ट, और सिप्री रिपोर्ट में हमने देखा आर्म्स कौन सी कंट्रीज कितना इंपोर्ट कर रही हैं, राइट, जिसमें इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे है। पहले पे कौन है कमेंट्स में बताएं। और इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, तो वी हैव रशिया, वी हैव फ्रांस एंड वी हैव इजराइल। गॉट इट। देन 5th इज अवर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो कि IEP निकालता है, एंड हमने इसके अंदर देखा कि इंडिया 13th प्लेस पर है, पाकिस्तान जो है वो हाईएस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज के अंदर आता है। गॉट इट। तो ये एक्टिव रिकॉलिंग आप हर सेशन के बाद करें, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्विज की बात करते हैं। लेट अस डू काइंड ऑफ क्वेश्चन, सम काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है PM राहत स्कीम से रिलेटेड। ये प्रोवाइड करता है कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख फॉर विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। ये मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करता है अप टू
days। देखो मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ कि यूपीएससी जनरली वेल नॉन फैक्ट को सही देगा और रैंडम फैक्ट जो होता है वो जनरली गलत होता है, राइट। और ये कैसा सवाल है, ये 4 स्टेटमेंट 4 ऑप्शन एलिमिनेशन वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट है, आप एलिमिनेट करो एक, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड इंप्लीमेंट करता है। देन ये इंटीग्रेट करता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। सबसे पहले आप देखिए कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं, तो देखो इसका सही जवाब है 1, 3, 4। आप 2 को एलिमिनेट करें, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। दिस इज दी explanation given. Next, with reference to coffee, consider the following statement. In Ethiopia and Uganda, coffee export revenues exceeded the food import bill. शब्दों पे चाहिए, कीवर्ड्स देखिए। 2024 में पेरू एंड कोलंबिया वर द लीडिंग एक्सपोर्टर। यूएनजीए अक्टूबर 31 को इंटरनेशनल कॉफी डे बनाता है। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ये दोनों गलत हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्लीज रिमेंबर, ओके। अक्टूबर 1 एज इंटरनेशनल कॉफी डे यहाँ पर अगर हम देखें वो है, ना कि अक्टूबर 31। सो अगेन इंपॉर्टेंट। चलिए, देन वी हैव नेक्स्ट इट अबाउट HbA1c, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ डिजीजेस। इट इज अ ब्लड टेस्ट दैट शोज योर एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 मंथ। समझ पा रहे हैं, पास्ट 2 to 3 मंथ। And HbA1c above 5.7% is considered normal. Again, look at the figures, look at the fact. It is commonly used to assess long-term glucose control in individual. ठीक है, ये general statement है, broad statement है, ठीक है, ये भी एक broad statement है। तो आपका second गलत हो जाता है, 1 and 3 is the correct। यहाँ पर explanation है, please you can look into it. देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडेक्स से सवाल आते हैं। ये रिलीज करते हैं एनुअली बाय वर्ल्ड बैंक। यूपीएससी जनरली ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो करता है, ठीक है। द इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर करप्शन यूजिंग एक्सपर्ट असेसमेंट, जनरल है। सीपीआई स्कोर्स कंट्रीज ऑन अ स्केल रेंजिंग 0, मतलब आप हाईली करप्ट हो, मतलब जितना कम नंबर उतना आप ज्यादा करप्ट हो, टू 100 वेरी क्लीन, ये भी जनरल है। सीपीआई में या तो देखो एक गलत होगा या 4 गलत होगा, या तो आपकी रैंक के साथ कुछ खिलवाड़ करेगा या यूपीएससी जनरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ बदलाव करता है, तो ध्यान रखिए ऑर्गेनाइजेशन गलत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देखो करप्शन को कौन रिलीज करता है, प्लीज रिमेंबर, जो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। समझ पा रहे हैं आप। बाकी इंडिया की रैंक प्लीज ध्यान रखिए 91st है विद अ स्कोर ऑफ 39, तो ठीक है। चलिए, देन वी हैव पॉलीसिलिकॉन रिफाइनिंग, इंगॉट एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग। वेफर खाइए आप सभी ने, पतली पतली सी 2 स्लाइसेस होती हैं और उसके बीच में फिलिंग सी होती है, राइट। इंगोट्स, पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम किस में यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, पीवीज फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने में। तो देखिए, अब आइडिया लगाइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन होल्डर कैन एक्सेस विदाउट ऑप्टेनिंग, बिना प्रायर वीजा किए आप कहीं पे जा सकते हो, ठीक है, जनरल है, बेसिक है। इंडेक्स इज कंपाइल्ड यूजिंग डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडिया रोज टू 78th रैंक। बताइए क्या होगा, अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गलत दे रखी है, 1 and 2 ओनली, एट 75th रैंक है हमारी। रीबेसिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011-12 हम बेस ईयर मानते हैं व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी, एनएनपी और एनीथिंग, राइट। तो बेस ईयर को आप क्यों रिवाइज कर रहे हो, अभी 2022-2023 ऐसा कह रहे हैं कि ये बेस ईयर माना जाएगा, रिवाइज करने वाले हैं। तो इट इज रिवाइज टू रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी एंड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ इकोनॉमिक एस्टिमेट। यही होता है बेस ईयर, हम किसको लेते हैं, जिसमें ईयर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुए इकोनॉमी के अंदर। तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, राइट, इससे आप सी एलिमिनेट कर दो। चलो, रीबेसिंग इनेबल्स जीडीपी एंड रिलेटेड इंडिसेस टू बेटर कैप्चर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमर्जिंग सेक्टर। ये भी आपको क्या लग रहा है, जनरल स्टेटमेंट लग रहा है। रीबेसिंग सपोर्ट्स अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल, तो तीनों ही सही है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ब्रॉड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स दैट डज नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट इन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। इंक्रीजिंग डब्ल्यूपीआर इज अ की इंडिकेटर ऑफ हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली वर्किंग एंड नॉट एम्प्लॉयड। देखिएगा कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हो। द ओवरऑल डब्ल्यूपीआर फॉर पर्सन एजेड 15 एंड अबाउट डिक्लाइन, तो प्लीज गो थ्रू दी
आप नाम से ही मतलब निकाल सकते हैं। देखो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन, तो आप खुद देखिए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, बाकी एक्सप्लेनेशन आपके पास है। अर्बन चैलेंज फंड क्या है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन स्कीम एम्स टू प्रमोट ग्रांट बेस्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फुल्ली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फुल्ली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन एक्सट्रीमिटी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। फंड सीक्स टू कैटलाइज लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट बाय सपोर्टिंग बैंकेबल एंड रिफॉर्म लिंक, ठीक है। जनरल है, आप देखें कौन सा इसमें आप एलिमिनेट करेंगे। इंडियाज फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कहाँ है, कमेंट्स में बताएं। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं कल विद अनदर करंट अफेयर सेशन। आई होप यू एंजॉयड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।